हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी 19 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं गुरुत्व केंद्र, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जिसे कहते हैं। तो ये हमारा मैकेनिक्स का नया चैप्टर है और ये हमारा 5th चैप्टर है। इससे पहले हम लोग मशीन वाला चैप्टर पूरा देख चुके हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वैसे मैंने करा दिए हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, देखिए आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। इसके न्यूमेरिकल्स और इसकी कुछ परिभाषाएं आपके पेपर में ज़रूर आएंगी, तो आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम लोग शॉर्ट में सीजी कहते हैं। तो आप देखिए, आपको पता है कि किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र कौन सा होता है, जहाँ पर उसका सभी भार पूरा भार कार्य करता हुआ माना जा सके। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ उठानी है तो आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसे उठाएंगे तो आप उसे आसानी से उठा सकते हैं, आप उसे बैलेंस बना सकते हैं उसका। ठीक है, तो आप देखिए पढ़ लेते हैं इसे फटाफट हम लोग। तो देखिए इसमें कह रहा है वो किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां उसका समस्त भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए सिंगल पॉइंट अबाउट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। इट इज डिनोटेड बाई सी जी। ठीक है, कैपिटल उसमें लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ नोट हैं इसके, क्या वह कह रहा है ये नोट, आप ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ नोट है, क्या कह रहा है कि सी जी विल रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारा सी जी होता है ना, आपकी बॉडी जैसे ये स्केच है तो इसका सी जी कहीं इसके सेंटर में होगा, तो आप इसे इसके बॉडी को ऐसे कर दें तो ऐसा नहीं है कि इसका सी जी यहाँ से हट जाएगा। आप इसे ऐसे रखें, आप इसे टिल्ट कर दें, आप कैसा भी कर दें, इसका सी जी जो है इसके सेंटर जो है इसका बीच में ही होगा, जहाँ पर ये इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसका सी जी इसके ओरिएंटेशन से चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक, तो गुरुत्व केंद्र वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह हमेशा समान रहता है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात आपको? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट नोट हमारा क्या है, तो सी जी इज कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज बॉडीज विच हैव मास और वॉल्यूम। यानी कुल मिला के आप बात को समझिए कि हम जो सी जी निकालते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। तो सी जी इज कंसिडर्ड फॉर, आगे देख लेते हैं हिंदी में क्या कह रहा है। सी जी हमेशा उसका निकाला जाता है जिसका द्रव्यमान या आयतन होता है, यानी वो कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, क्या करता है? स्थान घेरता है। कोई एक ऐसी बॉडी जो स्थान घेरती है उसका ही हम सी जी निकाल सकते हैं, और किसी का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है सी जी में आउट ऑफ द बॉडी, यानी कोई सी जी जो होता है किसी भी बॉडी का, हो सकता है वो उससे बाहर हो। समझ में आ रही है? जैसे कोई रिंग है, कोई कड़ा है, तो कोई भी रिंग बॉडी है आपकी, या कड़ा है या कोई टायर है, तो उसका जो सी जी होगा वो भैया कहाँ होगा? वो उसके कहीं सेंटर में होगा। लेकिन यहाँ पर कोई मटेरियल तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सी जी उसके मटेरियल पर ही हो, सी जी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही है? तो स्थिति भार भी हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो अब देखिए हमारी कोई इरेगुलर बॉडी है, उसका हमें सी जी ज्ञात करना है। फाइंड द सी जी ऑफ इरेगुलर वेट। ठीक है, या आप इसे एक हेडिंग तरीके से समझ लीजिए। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि कोई एक वेट डब्लू है, कैपिटल डब्लू। ठीक है, कोई एक वेट कैपिटल डब्लू है, देख लीजिए आप इस तरीके से, कोई वेट है जो कि कैपिटल डब्लू है, और ये कई सारे छोटे छोटे वेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये कई सारे वेट से मिलकर बना माना जा सकता है, W1 W2 W3। बात समझ में आ रही है? तो हर वेट का अपना कुछ ना कुछ एक सी जी निश्चित होगा, ये वाली बात पक्की है। जैसे अब मैं ये कह दूं कि ये स्केच जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपकी ये ढक्कन हो गया, एक पीछे का कैप हो गया, और ये इसकी बॉडी हो गई। तो इसका सीजी कुछ अलग होगा, इसका अकेले का सीजी अलग होगा, इसका अकेले का सीजी अलग होगा। आप जिनको मिला दोगे तब इनका सीजी कुछ अलग हो जाएगा। तो यही बात आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ आप देखिए हमने कोई वेट अपनी तरफ से मान लिया, इसमें कई सारे वेट हो सकते हैं। तो अब इसे हम क्या कर ले रहे हैं, हमने इसे कुछ एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर बना ले रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पर ये आपको पता है वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो ये टोटल कोई वेट है, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि टोटल वेट जो है हमारा भाई कैपिटल डब्लू है। ये कई सारे वेट्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि कैसे हैं? W1 W2 प्लस W3, ये कई सारे वेट से मिलकर बना हुआ है, प्लस WN। हमने N तक मान लिया कि N तक हैं वो वेट्स। अब आप क्या होगा कि इनके सबके अपनी सीजी अलग अलग होंगे।
W1 W2 W3 सभी के CG क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। देखिए आप देखिए यहाँ पर वेट जो है, यहाँ नीचे W1 आ रहा होगा, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, तो इन सबके अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे। ये W3 हो गया इस तरीके से यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे समझ में आ रहे हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सर ये क्या होगी सर, ये सर x1 होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो होगी ये वाली सर, ये वाली क्या होगी सर, ये y1 होगी। दिखाई दे रहा है आपको। तो इसी तरीके से इसके लिए क्या होगी, x2 होगी, इसके लिए यहाँ से y2 होगी, फिर x3 होगी, फिर y3 होगी, इस तरीके से बहुत सारी होंगी। तो हमने मान लिया है कि कोई जो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हमें मिलेगा तो कोई एक निश्चित पॉइंट पर हमें मिलेगा, जो कि हमारा इसके CG जो है हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि किसी पॉइंट हमें एक G यानी CG एक पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ, जिसकी पोजीशन जो है ना मेरे भाई, वो पोजीशन इसकी x बार और y बार है। इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से x बार है और यहाँ से इसकी पोजीशन y बार है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, एक आपने देखिए वेरग्नॉस थ्योरम पढ़ी है। वेरग्नॉस थ्योरम क्या कहती है, वेरग्नॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी निकाय में अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा कि अलग अलग सभी बलों का किसी निश्चित पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा ना, उनका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा उसके मूवमेंट के उसी पॉइंट के अबाउट के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आप देख लेते हैं वेरग्नॉस थ्योरम, जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा सारी बातें। तो हम देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेरग्नॉस थ्योरम, यहाँ पर अगर हम निकालें अकॉर्डिंग टू वेरग्नॉस थ्योरम, तो यहाँ पर अगर हम जैसे मूवमेंट निकालते हैं ना, तो इसी तरीके से वेट का भी मूवमेंट निकाला जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि वेट W1 का मूवमेंट बाई एक्सिस के अबाउट तो क्या हो जाएगा सर, W1 इंटू x1। मूवमेंट होता है क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो मूवमेंट होता है, W1 इंटू x1। आप ऐसे बात समझिए। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या निकल आ जाएगा यहाँ पर, तो टोटल मूवमेंट अगर मैं निकालूँ अबाउट बाई एक्सिस, मूवमेंट अबाउट बाई एक्सिस, तो मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा बताइए आप फटाफट। तो मूवमेंट ऑफ वाई एक्सिस आपको समझ में आ पा रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा आप बताइए जल्दी से। देखिए W1 का बाई के अबाउट, यानी मैं कह सकता हूँ कि W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस इस तरीके से आपका चलता रहेगा WN इंटू XN। ये आपका मेरे भाई बराबर होगा किसके, ये आपका किसके बराबर होगा, कैपिटल W इंटू एक्स का बार। ठीक है, कैपिटल W इंटू एक्स का बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हमें निकालनी है कुल मिला के मेरे भाई। तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा आपका W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, ऐसे आपका चलता रहेगा WN XN तक। ठीक है, और अपॉन में ये देखिए W जो है नीचे आ जाएगा, और ये कैपिटल W को मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 प्लस W2, ये वाली बात ऊपर बता चुके हैं। तो आप देखिए फाइनली अगर आपको ये पूरा समझ में मैटर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप फाइनली ये बात समझिए कि आपको फार्मूला वाला याद रखना है कि W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 और इसके साथ एन तक जो भी हमने मान लिए हैं, ये आपकी एक्स बार की वैल्यू हो गई। आपको बात दिखाई दे रही है बिल्कुल सही तरीके से। ये हमने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली। सेम एज हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम एज हम निकाल सकते हैं बाई बार की वैल्यू। तो आप देखिए बाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर W1 x1 आया ना, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा सर W1 बाई 1 प्लस W2 बाई 2 प्लस W3 बाई 3। ऐसे आपका कहाँ तक चलता रहेगा, WN बाई N तक। अपॉन में क्या आ जाएगा सर, यही आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू डॉट 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 प्लस कहाँ तक चलेगा सर, ये WN तक चलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको अगर फाइनली ऊपर का चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई, तो आप फिर भी ये फाइनल आंसर जो निकल के आए हैं हमारे, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो x1 y1 है वो क्या है, जैसे मैं अगर केवल x1 y1 की बात करूँ कि यहाँ पर x1 y1 सर क्या है, यानी x1 y1 जो है हमारा x1 y1, ये क्या होगा, ये CG कोऑर्डिनेट होंगे, CG कोऑर्डिनेट ऑफ वेट W1,
यानी हमने क्या माना, ये सारा जो वेट था हमने क्या माना, ये कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये हमने माना। तो ये सारा वेट जो है इनके अपने अलग अलग W1 W2 W3 होंगे, इनके खुद के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इनके CG के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप समझते हैं ना, जैसे हमारा ग्राफ पेपर होता है ना, देखिए हम ग्राफ पेपर में समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो सपोज दैट आपके पास एक ग्राफ पेपर है, तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से बना लिया, ये आपकी इधर बाई एक्सिस हो गई और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पर एक काट रहे हैं हमारे मूल बिंदु हो गए, यानी 0,0 ऑरिजिन हो गया। तो देखिए आपको कुछ भी मानना, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक बॉडी हमने यहाँ पर रख दी, सपोज दैट हमने ये बॉडी ये रख दी इस तरीके से, ये कोई एक स्क्वायर रख दिया, सिंपल भाषा में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है सर, ये 2 यूनिट है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये आपका 4 यूनिट है। ठीक है, देखिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ 2 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। अब आप देखिए, आपको पता है इसका CG कहाँ होगा सर, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, CG सर बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी सर CG यहाँ होगा। ये वाली बात तो देखो कोई भी गांव का बच्चा भी बता सकता है कि CG यहाँ होगा। तो लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे सर हम, तो देखिए पहले आपको कुछ एक्स कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा, फिर कुछ बाई कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा। तो देखिए आपको इस पोजीशन को बताने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पूरी का ये CG होगा, तो इस CG को हम दिखाने के लिए यहाँ से हम क्या बताएंगे, देखिए ये वाली दूरी क्या है, तो 2 का आधा हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी ये दूरी, यानी आपकी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाई की वैल्यू आप देखिए 4 का हाफ हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी आपको बात समझ में आ पा रही है, ये हमारा x हो जाएगा, यानी x1 हो जाएगा जो कि हमारे 1 के बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारी y1 हो जाएगी, जो कि किसके बराबर है सर, 2 यूनिट के बराबर है। समझ में आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने सर, 1,2 बने। आपको समझ में आ पा रहा है कि CG का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। तो इसी तरीके से अलग अलग जो वेट्स हैं इन सभी के अपने कुछ ना कुछ एक कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मूल बिंदु है, 0,0 है। बात समझ में आ रही है आपको, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप आगे सवाल तभी लगा पाएंगे, आपको सवाल देखो पेपर में आप चुटकी में करेंगे सवाल, आपकी सवाल कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए कि क्या कह रहे हैं सर। इन सब के अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे CG के, उनकी ही वैल्यू ये x1 और y1 ये है। ठीक है, फार्मूला इसके बहुत ही ईजी है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ रहे हैं, और आगे आप तैयार रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम आएंगे, और इसकी थ्योरी पार्ट पहले जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।